के लिए मगध महाजन पद को साम्राज्य में बदलने का कार्य जो बिंबिसार किया था, अजात शत्रु उसको आगे बढ़ाया था। उदयन भले ही उसे कमजोर करने का प्रयास किया, लेकिन पुनः यह चीजें काफी मजबूत हो गई महापद्म नंदा के समय में। और धनानंद ने तो भले ही शोषणात्मक प्रकार के प्रशासन को चलाया, लेकिन उसके समय में एक विशाल सेना अवश्य थी। तो आपको थोड़ी सी जानकारी हम यहाँ बोर्ड के माध्यम से देंगे। ये है महापद्म नंदा, और महापद्म नंद ने नंद वंश की नींव डाला था। इसमें एक प्रसिद्ध शासक हुआ धनानंद, क्योंकि धनानंद से भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट होता है। ये शोषणात्मक रवैया अपनाता है पूरी की पूरी तरह, अर्थात यह बड़े पैमाने पर महिला और मदिरा को महत्व देता है, और महिला मदिरा को महत्व देकर अपने अधिकारियों को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। मेरे कक्षा से बहुत लोग कहते हैं कि सर राजनीति करते हैं। मेरे फेसबुक पर कमेंट भी आता है कि आप पठन पाठन का काम कीजिए और बच्चों को केवल पढ़ाइए। किसके लिए पढ़ाएं? अरे ये पढ़ लिख के तो प्रशासन में ही जाएंगे। ऐसे कमेंट करने वाले से मैं कहूंगा एक बार कम से कम दिल्ली जरूर जाए और वहां जाकर बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में पढ़ें। द हिंदू कॉलेज में जब जाएंगे वो, या फिर रामजस में जाएंगे, या फिर श्री राम कॉलेज में जाएंगे, या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जाकर कक्षा करेंगे। रोक नहीं है, वहां जा सकते हैं, आप बैठ सकते हैं दोस्तों के साथ। आपका उम्र पकड़ाने वाला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अनुमति है। या फिर दिल्ली स्टूडेंट, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन डुसू में जाकर विचार करें, पता चलेगा। या फिर सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी जो है आपको CRL, उसमें जाकर पढ़े, वो भी आपके पढ़े टेस्ट पढ़े, तब जाके जानकारी होगी। शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है इस देश को बेहतरीन दिशा में ले जाना। शिक्षा का उद्देश्य नहीं है कि किसी डिपार्टमेंट में बैठकर और दलाली करके पेट भरना। तो हम लोग अपने बच्चों को यदि शिक्षित कर रहे हैं और इस शिक्षा के दौरान वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था की कुछ कमी निकाल रहे हैं, तो हमारे लोग जो बिल्कुल झूठी डिग्री लेकर इसलिए क्योंकि वे लोग यूनिवर्सिटी के परीक्षा के दौरान सारे क्वेश्चन अपने मन से नहीं लिखते हैं, बल्कि चोरी से लिखते हैं। वो अगर 5 क्वेश्चन लिखना है तो 4 लिखेंगे, 1 जरूर चोरी करेंगे, और तरह तरह के प्रैक्टिकल में पैरवी करके। वैसे लोग अगर हम लोगों को शिक्षा देना शुरू करें और कहना शुरू करें कि MK सिंह एक ढोंगी है और ढोंग करता है पढ़ाने के नाम पर, तो कमेंट पर तो खुशी होती है, लेकिन निश्चित ही रूप से यह खुशी दूसरा कोई अगर जानेगा तो आश्चर्य करेगा कि बात सही बोल रहा है क्या। किसी भी आदमी को कम से कम इतनी नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। और एक और, कुछ भी नहीं समझ में आए ना, तो सत्ता में जो होता है उसका यदि शिकायत करो तो सत्ता अच्छे ढंग से संचालित करता है। चाहे वो मोदी जी हो, चाहे जोगी जी हो, चाहे नीतीश हो या तेजस्वी हो। मेरा पुराना वीडियो देखिएगा आप। तेजस्वी जी जब सरकार में नहीं थे, मैं तेजस्वी जी का फैन था। और ध्यान रखेंगे, जब वो शादी करके लौटे थे तो पूरे बिहार के लोग उनके बारे में अपमानजनक शब्द का प्रयोग कर रहा था। मैंने मना किया था, फेसबुक पर मैंने लिखा था, जो मेरे पास स्रोत है, कि भाई तेजस्वी जी विवाह करके आए हैं, ऐसे लेकर नहीं आए हैं। हमारे बिहार की बहू है और उनका स्वागत होना चाहिए, उनका अपमान होना नहीं चाहिए। लेकिन मैं तेजस्वी जी का बाप का नहीं खाता हूं कि उनका चमचागिरी करूंगा। क्यों चमचागिरी करूंगा, हमको समझ में नहीं आता। ना उनका बाप चलाते हैं, ना उनका दादा चलाते हैं। इसलिए औकात में रहकर कमेंट कम से कम हमको कीजिएगा। तेजस्वी जी मेरा खाते हैं ये तय है। मैं टैक्स देता हूं सरकार को, मैं खटता हूं सुबह से उठकर रात तक, इसलिए वो मेरा खाते हैं। नीतीश मेरा खाते हैं, मोदी मेरा खाते हैं, योगी मेरा खाते हैं। मेरा हक बनता है उनकी शिकायत करना। सत्ता में रहकर अगर बेहतरीन सत्ता नहीं चलेगी, मेरी आवाजें उठेगी, चाहे वो जो कर ले। और बुरा लगने वाले की औकात है तो एक बार बुलाए जगह पर हम आते हैं बहस करने के लिए। मैं मतलब कि फेसबुक पर लिख देना 2 लाइन की ढोंगी है,
कम से कम मेरे बारे में पता करे बेहतरीन तरीके से। बच्चों के शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य होता है वर्तमान प्रशासन को उदाहरण देकर भविष्य जो है अच्छे दिशा में ले जाना। सत्ता में मेरे पिताजी भी रहते और मैं शिक्षक रहता, उनके भी कमजोरियों को मैं कहता। गणेश परिक्रमा करना एक शिक्षक का काम नहीं होता है। शिक्षक किस लिए बना होता है, ये चाणक्य से समझो कि जिस राजा के दरबार में रहा करता था, उस राजा का भी साथ छोड़कर चंद्रगुप्त मौर्य जैसे एक दासी पुत्र को लेकर और चला गया तक्षशिला, अच्छा प्रशासक दिया था देश के लिए। क्या तुम चाहते हो कि हम भी चमचागिरी करें किसी का? तो बड़ा आश्चर्य होता है यार कि कहने की एमके सिंह ढोंगी है और पठन पाठन के काम करे। अच्छा शिक्षक जो भी होगा, जो सीधे देश की 8वां 7वां के टीचर है क्या कि हम ABCD सिखाएं? आखिर गणित सिखाएं? कौन आदमी कितना का काम करता, प्रशासक बनाते हैं। अब प्रशासक बनाने वाला प्रशासन की बातों का उदाहरण देगा, जिसको बुरा लगता है लगे, उससे हमको कोई अंतर नहीं पड़ता है। हम नहीं सारे लोग करते हैं। जितने अच्छे शिक्षक इस इंडिया में होंगे वो जान लो चमचा नहीं होते हैं। वो किसी का भी शिकायत करेंगे, बशर्ते उस शिकायत का उद्देश्य पर्सनल बेनिफिट नहीं होना चाहिए। इस देश के हित के लिए हम लोग चमचागिरी नहीं करते और चलीसा नहीं लिखते हैं, न लिखे हैं और न लिखेंगे। वाईडी मिश्रा के शिष्य रहे हैं, उन्होंने तो पूरे दिल्ली में रखकर धज्जी उड़ाया करते थे। वहां से सीखा करो कम से कम, नहीं तो विद्वता को प्राप्त करने की कोशिश करो। बेवजह तुम लोग लिख देते हो। मन तो करता है टाइम रहता तो तुम्हारे गाड़ी चला के घर आते और घर आकर तुमको थोड़ा समझाने का प्रयास करते कि तुम किस तरीके के जवाब देते हो। अरे कम से कम सोचना चाहिए। हम लोग रामचरितमानस के समर्थक ही नहीं है, भक्त भी। और दूसरा की शिकायत कौन करेगा? तुलसी की शिकायत वह करेगा जो तुलसी के बराबर हो, तुलसी के समय का हो। उसके समय के लोग शिकायत ही नहीं किया। वह 500 वर्ष पहले रामचरितमानस लिखा, औकात है किसी को शिकायत करने की? अंबेडकर साहब जो संविधान लिखे, औकात है किसी को शिकायत करने की? मैं उसके भी विरोधी हूं जो अंबेडकर साहब का शिकायत करता है। तो किसी भी तरीके का जो वो विद्वान, अंबेडकर साहब की शिकायत करने की औकात वो रखता है, यानी राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो भी संविधान में थे। हम लोग एक साधारण कविता नहीं लिख सके। और हमारे पूर्वजों चाहे जिस जाति से हो, जिस धर्म से हो, अगर उन्होंने कुछ लिखा है तो उसकी शिकायत करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है। और वो जो शिकायत करता है वो हमें पसंद करता ही नहीं आएगा। उन्होंने विधि विशेषज्ञ के और सामाजिक सांस्कृतिक विशेषज्ञ की उपाधि को प्राप्त किया है, इसलिए शिकायत नहीं होना। जो कर रहा है निश्चित रूप से विरोध करेंगे, चाहे वो हमारे पिताजी ही क्यों ना हो। इस देश को चलाने के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं हम कखा का ABCD कैट माने बिल्ली और फैट माने मोटा पढ़ाने नहीं आए हैं। 2 जोड़ 2 बराबर 4 प्रशासक बनाए हैं और प्रशासक बनाते हैं। अच्छे ढंग से देश चले इसके लिए अप्रोच देना जरूरी है। ऑब्जेक्टिविटी के साथ जो है मुख्य परीक्षा होती है बंधु। इसलिए मेरे साइट पर लिखने वाले मुख्य परीक्षा के विचारों में मांगता है कि तुम्हारा विचार क्या है। उस विचार में अगर हम विचार नहीं देंगे, अगर बड़ी मार्जित, तो मेरे लड़के अच्छे कैसे करेंगे? और मैंने टॉपर दिया है, भारत में भी टॉपर दिया है, बिहार में भी टॉपर दिया है, यूपी में भी टॉपर दिया है। यानी कहीं ना कहीं मेरे विचार को प्रशासन के कॉपी चेक करने वालों ने अच्छा पाया है। इसलिए अपने मंतव्य को बदलिए और जवान बंद मत कीजिए ज्ञान का। जबरन ज्ञान के जवान को बंद करके चमचागिरी करना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं मुझे। वही धनानंद वाली बात, इसने भी यही किया था। धनानंद ने क्या किया कि अपने धन को मजबूत करने के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए मदिरालय, वेश्यालय को मजबूत किया। और एक और ध्यान रख लेंगे, आज भी वही है। जबरदस्त बालू की देख रहे हैं किस तरीके से लूट फूट है। प्रशासन के लोग बालू से जबरदस्त मजबूत होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि दारू से भी मजबूत हो रहे हैं। और इतना मजबूत हो रहे हैं कि उनके घर जाकर देखिए, और उनके कहा तो जाए कि सारे प्रशासनिक पदाधिकारियों का अगर खर्च केवल जोड़ लिया जाए तो 5% छोड़कर 95% लोगों के खर्च का गलत तरीका है, गलत ढंग का आय है। 95% लोगों का। यह धनानंद के समय में भी नहीं था। धनानंद के समय तो आधे लोग ही बेईमान थे। धनानंद के दरबारी था चाणक्य, और ये मंत्री भी था, उसका सलाहकार भी था।
चाणक्य ने सलाह दिया कि हे धनानंद, तुम जनता पर इसका बोझ बढ़ा रहे हो, टैक्सेशन कर रहे हो, इतनी टैक्सेशन तुम मत करो, जनता त्राहिमाम से गुजरेगी। लेकिन उसका एक उपाध्यक्ष था मुद्रा राक्षस। ध्यान रखेंगे, नामों कितना गंदा है आप समझ सकते हैं। मुद्रा राक्षस जो था, इसने उसको कान भर दिया कि नहीं, पैसा ही दुनिया का सब कुछ है। और इस तरीके से चाणक्य को दरबार से लात मारकर निकाल दिया, यानी धकेल दिया। चाणक्य उस लात मारने से ठंडा नहीं हुआ। ज्ञान कभी मरता नहीं है, ध्यान देना। आने वाली प्रकृति जितने बेईमान लोग हैं ना, उनका हिसाब लेगी। और जितने तुम लोग चमचागिरी कर रहे हो ना, किसी की जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, यह गलत तरीका है, ध्यान रख लेना। वोट चुनाव के दिन पड़ता है, बस उस दिन जिसको मन करना वोट दे देना मंजूर है। लेकिन इस बीच में यदि अच्छे प्रशासन चलाने के लिए अगर किसी को दिशा देने की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से उसमें व्यवधान नहीं डालना चाहिए। एक शिक्षक इतना अनुभवी होता है कि उसको बच्चों को किस दिशा में ले जाना है वो भली भांति जानता है। वो बेलचा और चमचा नहीं बनाता, कभी भी एक अच्छा प्रशासक बनाना जानता है। तो चाणक्य जो है यहां से क्या किया कि चंद्रगुप्त मौर्य को मात्र 1000 स्वर्ण मुद्रा देकर जंगल से खरीद लिया। वो देखा कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है एक बालक है और वो दास हो चुका है, मुरा नामक कन्या से उत्पन्न था, और उसको बेचने की बात हो रही थी, यानी वो किसी दास व्यापारी के हाथ लग गया था। अब ध्यान रखेंगे, बच्चे खेलते खेलते और एक बच्चा उसमें सो गया था। एक बच्चा जो है सो गया था और उस बच्चे के गर्दन में एक सिकड़ी था और इसका आकार छोटा था। पहले छोटे बच्चे के गर्दन में लोग किसी न किसी प्रकार के मनके पहना देते थे, माला वगैरह। अब मनके जो है पहनने वाले बच्चे की नींद लग गई थी। गुरु ने परीक्षा लिया। परीक्षा में ये स्पष्टतः कहा कि सुनो, वो देख लेता है गुरु की कौन तेज लड़का है, उसको रोक दिया और कहा कि इस सोए हुए बच्चे के गर्दन से जो माला निकाल देगा और बिना जगाए उस बच्चे को जो है हम पुरस्कार देंगे। सभी बच्चे गए, सबने इस माला को निकालने का प्रयास किया, लेकिन माला निकल नहीं रहा था। ऐसी स्थिति में इस खेल को बच्चे वहां खेल रहे थे, जिसको कहते हैं राजकीलकम। राजकीलकम खेल कई बार बीपीएस CIS में आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा खेल खेल रहा था कि चाणक्य उसे खरीद लिया। तो खेल का नाम है राजकीलकम। तो हुआ क्या कि सारे बच्चे गए और जब सबने इस माला को निकालने की कोशिश किया तो जो सोया हुआ बालक था उसकी लग रहा था नींद टूट जाएगी, सबने छोड़ दिया। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य को जो है कहा चाणक्य, उसे उम्मीद थी कि अच्छा करेगा, बोला जाओ, लेकिन ध्यान रखना माला टूटना नहीं चाहिए। अगर माला टूट गया तो निश्चित रूप से मानेंगे कि तेरे अंदर योग्यता नहीं है। और बालक को जगना भी नहीं चाहिए, नींद भी नहीं खुलना चाहिए। कहा कुछ नहीं होगा, हे गुरुवर आप अपनी तलवार दीजिए। तो डर गया चाणक्य कि क्या करेगा ये क्या करेगा। तो कहा फिर सुन लो, माला टूटना नहीं चाहिए। बोला माला नहीं टूटेगा, निश्चिंत रहिए। तलवार लेकर आया और काट दिया। काट कर और माला निकालकर गुरुजी को जाकर दे दिया। जैसे ही चाणक्य देखा, कहा भारत के सम्राट बनने की योग्यता है। देश के लिए एक तो बलिदान होते हैं, और जब तक कोई बलिदान नहीं देगा, जब तक कोई किसी को विधि व्यवस्था के लिए नुकसान नहीं करेगा, विधि व्यवस्था कैसे बनेगी। तो यहां पर काट देता है और माला निकाल कर ले जाकर गुरुवर को देते हैं। गुरुवर समझ जाता है यह बालक निश्चित ही अच्छा करेगा, क्योंकि इसे अच्छा करने का तरीका है। यह रिजल्टेंट पर विश्वास करता है, रिजल्टेंट किस तरीके से हो इस पर कोई मतलब नहीं है। तो वही चीज है, इस तरीके से उसको तक्षशिला लेकर चला गया और तक्षशिला में बेहतरीन प्रशिक्षण दिया। अब देखिए उस प्रशिक्षण के दौरान क्या होता है। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप प्रशिक्षण देते हो तो हर विधाओं से उसे गुजारना होगा। हम अगर मान लो इन लोगों को बता दे यहाँ से
कि ये लोग तेजस्वी के समर्थक हो जाए, और कल की अगर तेजस्वी जी की सरकार नहीं रहती है तो बताओ ये लोग क्या रिजाइन करेगा? हमें किसी दिन तेजस्वी की बड़ाई भी करना है, किसी दिन तेजस्वी जी की बुराई भी करना है, किसी दिन नीतीश जी की भी बुराई करना है, किसी दिन नीतीश जी की भी बुराई करना है, किसी दिन मोदी जी की भी बुराई करना है, किसी दिन योगी जी की भी बुराई करना है। तो इस तरीके से इन प्रशासक लोगों को ऐसा बनाना है कि इनका 5 साल का जॉब नहीं है, इनका 60 साल का जॉब है, और 60 साल में हर प्रकार के उतार चढ़ाव के दौर से ये लोग गुजरे। अगर उतार चढ़ाव के दौर से ये लोग नहीं गुजरेगा, मान लीजिए कोई दरोगा ही बनता है, कोई डीएसपी बनता है, कोई एसपी बनता है, निश्चित है कि स्टडी पॉइंट में जो भी बच्चे हैं वो जॉब में जाएंगे ही जाएंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। तो जब ये सभी जॉब में जाएंगे तो निश्चित ही छोटा पद मिलेगा तो प्रमोशन होगा, और बड़ा पद मिला उसमें भी प्रमोशन होगा, लेकिन ये ऊंचे पद पर डिसीजन मेकिंग पर जरूर जाएंगे। अगर ऐसे बच्चे डिसीजन मेकिंग पद पर जाते हैं और खास एक पार्टी के भावनाओं से ये ग्रसित रहेंगे, तो क्या लगता है इस देश में राजतंत्र नहीं हो जाएगा? एक ही अगर हम बड़ाई करें तो हम तो कई बार देखिएगा कि सनातन के कमजोरियों को भी जब हम धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ा रहे थे, जैन धर्म पढ़ा रहे थे, आधुनिक भारत में हम पढ़ाने के काम किए थे, सामाजिक सुधार में राजा राम मोहन राय, तो बड़े पैमाने पर उसकी भी शिकायत किए थे, ब्राह्मणों की भी शिकायत कर रहे थे, लेकिन जाति आधार नहीं पुरोहित का कर। तो क्या पुरोहित मेरे विरोधी हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं है। वो जानते हैं कि शिक्षा में कई बार देखिएगा इस्लाम का शिकायत तो नहीं करते, मुसलमानों का भी करते हैं, राजपूतों का भी करते हैं, सभी को करते हैं यार। ये पढ़ाई का मतलब है कि कमजोरियों को उजागर करके अच्छाई की ओर ले जाना, राष्ट्र में एकता की स्थापना करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, अच्छे प्रशासक को बनाना, अच्छे बौद्धिक और डिसीजन मेकिंग लोगों को तैयार करना। कोचिंग का उद्देश्य यही है हम लोगों का। बाकी कोचिंग मैं नहीं जानता, आप जो मैथ पढ़ा रहे हैं वो निश्चित रूप से 2 × 2 = 4 बताएंगे, या 2 + 2 = 4 बताएंगे। उन लोगों को अगर सवाल दे दिया जाए कि 5 + 4 कितना होता है, तो वो लोग क्या उत्तर देगा? 9। लेकिन हम लोगों से पूछोगे कि 5 + 4 क्या होता है, तो हम 10 कहते हैं, 9 भी कहेंगे और 10 भी कहेंगे। 10 इसलिए कहेंगे कि पहले 5 लिखा जाता था, 1 2 3 4 5, 4 लिखा जाता था, 1 2 3 4। इनको ठीक से लिख दो तो देखो तुम यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताओ क्या हो गया? तो तुम्हें पता है कि मैथ वाले हम लोग नहीं है कि हम लोग 4 और 5 नहीं बताए, 4 5 10 भी वही लाइन मैंने खींचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के लाइन को थोड़ा सजा दिए, 10 हो गया, तो ये मेरी गलती है। ठीक इसी ढंग से आप कहोगे कि 6 + 5 = क्या होता है, आप कहोगे 11 होता है, लेकिन हम लोग इसको 9 भी कह सकते हैं। आसानी से देख सकते हो, 6 को ऐसे लिखोगे, पुराने जमाने में 1 2 3 4 5 6, 5 को लिखोगे 1 2 3 4 5। हम इसको बदल देंगे और इसको कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी 9 हो गया तो हम गलत है जी, कि हमारा ज्ञान गलत है? किसको गलत बताओगे ये बताओ? तो पठन पाठन में तुम रोकने की कहें, हम कुछ के कुछ लिख देते हो। तुम लोग थोड़ा बहुत डिग्री ले लिया, पीजी का, ग्रेजुएशन का, ईमानदारी से एक डिग्री लेकर तो दिखाओ। हम लोग आईएएस का इंटरव्यू दिए हैं यार, अभी एपीओ का हमने रिजल्ट दिया है, निकाले हुए हैं। ये जुडिशियरी का एग्जाम होता है, 9th स्केल पेमेंट है यार। हमारा रोल नंबर का हो तो मोबाइल से निकाल कर दिखा देते हैं, 1 मिनट लाइने पर है, थोड़ा दिखा देते हैं। तुम लोगों को लगता है कि सर ऐसे है। कोचिंग चलाना मजबूरी है कि गरीब घर के हैं, खाते पीते थोड़ा सा कमजोर हो गए हैं। सर इस मोबाइल में गायब हो गया होगा ना जी, कि इसको रिसेट मारे थे हम लोग। देखते हैं, अगर होगा तो जरूर निकालेंगे। हाँ निकल गया, इसमें गायब हो गया, मैडम के पास होगा तो दिखाए हुए हैं बच्चों को, फिर दिखा देंगे आपको। इसी बार वाला में निकाले हैं, छपरा के मैक्सिमम लोग जानता है। तो हम लोग अप टू डेट है यार, कम्पिटेटिव है, कंपटीशन में निकाले हैं, जॉब भी किए थे, बस बड़ा जॉब नहीं मिला जिस कारण इस सेवा को कर रहे हैं।
अब ऐसे ऐसे लोग कमेंट करके कहोगे कि ढोंगी टीचर है, तो निश्चित रूप से सब नहीं जानेंगे, तुम्हारे बात को सुनेंगे। तुम कहोगे कि पढ़ाने का काम कीजिए, अब ये काम मत कीजिए, तो ये पढ़ाना किस चीज को पढ़ा रहे हैं? हम वही पहला क्लास को पढ़ा रहे हैं क्या? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक? नहीं, हमको जब पढ़ाना होगा तो हम अपने तरीके से पढ़ाएंगे और प्रशासक बनाएंगे। और मेरे जितने प्रशासक जहां जहां हैं, पता कर लेना, बेहतरीन राज्य और देश चला रहे हैं, हर क्षेत्र में हमारे लोग हैं। तो चलिए फिर आते हम यहाँ पर थोड़ा सा, हम धनानंद की चर्चा कर रहे थे और इस चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा कर रहे थे। इसे हर विद्या में उन्होंने महान बनाया। धनुर्विद्या, भाला फेंक, गरासा फेंक, अश्वारोही, राथारोही, हस्तारोही, तैराकी, आंख बंद करके अंध धनुर्विद्या, अग्नि विद्या, आग में दौड़ते हुए जो है युद्ध करने का, छलांग, पहाड़ से छलांग लगाकर, आंख में मिर्चा डालकर और उसे विषपुरुष बना दिए थे। उसको कंधे पर छीलकर सांप का जहर डाला जाता था शरीर में, धीरे धीरे वो जहरीला शरीर हो गया, क्योंकि 20 कन्याओं से राजा को बड़ा डर था। वो प्रेम जाल में फंसाकर और राजा की हत्या कर देती थी। ऐसी स्थिति में उसे विषपुरुष बनाया था। उसके शरीर पर मक्खियां बैठती थी तो गिरकर मर जाती थी। उसकी पत्नी जो थी धनानंद की पुत्री थी और नाम था दुर्धरा। ये दुर्धरा नाम था। एक बार की बात है कि वो मां बनने वाली थी और उसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था बिंदुसार। आप लोगों को पता भी होगा चंद्रगुप्त के बेटे का क्या नाम था? बिंदुसार। हुआ क्या कि जिंदगी में कभी भी दुर्धरा उसके साथ भोजन नहीं की थी, लेकिन जब उसका 9वां महीना चल रहा था तो कहीं पता नहीं मैं प्रसव पीड़ा से जीऊंगी कि मर जाऊंगी, मेरे दिल की इच्छा है, हे चंद्रगुप्त मौर्य, हे आर्य श्रेष्ठ, आप अपने साथ थोड़ा खाना खिला दीजिए। तो उस पर कहा कि तुम नहीं जानती हो मैं जहरीला पुरुष हूं और मैं अपना हाथ से छुआ हुआ अगर भोजन तुझे खिला दूंगा तो तुम मर जाएगी। उन्होंने कहा मर जाऊंगी मंजूर है, लेकिन एक बार आपके साथ खाना चाहती हूं। बस एक निवाला जैसे ही खिलाया दुर्धरा को, दुर्धरा के मुंह से गा जाने लगा और इस तरीके से वो बेहोश पड़ने लगी। राजवैद्य तुरंत उसका पेट चीर कर उस बच्चे को निकाला गया। वह जहर, ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि उसके मस्तक पर यहां गिर गया, जिस कारण सिर पर बिंदु हो गया, बिंदु सिर, वही बिंदुसार कहलाया। वो जहर का बिंदु था यहां पर और उसे निकाल कर एक बकरी के पेट में रखा गया ताकि टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके। आज भी जब बच्चा जन्म लेता है तो देखिएगा बेहतरीन कपड़े से कांस्टेंट टेम्परेचर दिए जाते हैं, क्योंकि वो मां के गर्भ से 38 डिग्री सेल्सियस पर निकलता है और 38 डिग्री का बच्चा जब बाहर आएगा और एकाएक टेम्परेचर कम मिलेगा तो ब्लड सर्कुलेशन उसका डिस्टर्ब होगा, तो उसको टेम्परेचर दिया जाता है। पहले लोग सोरी जलाया करता था ताकि उस घर में जो है वायरस वगैरह का संक्रमण नहीं हो और टेम्परेचर मेंटेन रहे। दरवाजे पर जलाता था लोग, भीतर नहीं बाहर, की धुआं बाहर निकल जाए और ठंडी हवा घर के अंदर न जाए और उसके स्मेल से कोई जीव जंतु, बाघ, सियार, घोड़ा वगैरह जो खाने वाला है, सांप बिच्छी, वो अंदर प्रवेश न करे। दरवाजे पर जलने से आग देखकर भाग जाएगा तो बच्चा सुरक्षित रहेगा। लोगों में भी वैज्ञानिकता थी। आज डॉक्टर उसको क्या कर रहा है, कॉटन के कपड़े में या फिर रुई वगैरह में जो है उसको बांध दे रहा है और पहले होने पर शीशा में रख रहा है, जिस कारण टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहे। तो इस ढंग से इस बिंदुसार को जो है रख दिया गया बकरी के पेट में, चूंकि चितकबरी बकरी थी, पेट में नहीं बल्कि उसके वो बाल पर, और जिस कारण वही उसके शरीर पर धब्बा धब्बा पड़ गया, शायद इसलिए भी उसको बिंदुसार कहा जाता है। तो ऐसे दोनों विचार आए हैं कि सिर पर बिंदु था या उसके जो है शरीर पर अलग अलग बहुत सारे बिंदु धब्बे थे, इस कारण बिंदुसार कहा गया है। लेकिन ये कंफर्म है कि दुर्धरा जो था वो आखिरी निवाला ली थी, एक निवाला, एक भोजन, एक कवर जिसको बोलते हैं, और उस दौरान उसके शरीर में पॉइजन फैल गया था ड्यू टू चंद्रगुप्त मौर्य के पॉइजनस बॉडी होने के कारण। और ये कौन बनाया था? चाणक्य ने बनाया था, ताकि कहीं भी किसी भी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य पराजित न हो। इतना ही नहीं बल्कि वो सिकंदर महान के सामने भी ले गया था, ताकि सिकंदर महान के जो सैनिक विद्या है उसको समझ सके, उसको जान सके और फिर धनानंद को हरा सके।
और अनेक अलग अलग कलाओं से वो धनानंद को हरा भी सका। लेकिन उन सब चीजों को जो कॉम्पिटिटिव ज्यादा है ऑब्जेक्टिविटी के अंतर्गत, वो करेंगे हम लोग ऑफलाइन के अंतर्गत। ये तो समझाना था थोड़ा सा, इसलिए मैं आया हूं। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।